हेलो। आज हम बात करेंगे इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, यानी कि भारत का जो आरबीआई वो कितना फॉरेन एक्सचेंज है, वो रिजर्व है, कितना होल्ड करता है। तो देखिए 21 मई को आरबीआई ने एक डाटा रिलीज़ किया। उसमें उन्होंने बताया कि उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 592 प्लस बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया है। मीन्स ये ऑल टाइम हाई है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है। अभी तक भारत में जितना भी फॉरेक्स रिजर्व्स होल्ड किया है आरबीआई ने, उसमें सबसे अधिक है। तो ऑल टाइम हाई है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं हूँ राजकमल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स ने कल एक न्यूज़ रिपोर्ट किया है कि इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व टच ऑल टाइम हाई एट 592 बिलियन डॉलर, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई को छू दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे मतलब बेनिफिट क्या होता है इंडियन इकॉनमी को, तो उसको हम समझेंगे। लेकिन हम समझेंगे कि ये आखिर में फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करता कौन है। तो मैं जैसे ही बताया कि इसे आरबीआई होल्ड करता है, और आरबीआई ने मई 21 को एक डाटा रिलीज़ किया, एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, जिसमें बोला कि मई 21 तक ये और हर सप्ताह ये डाटा रिलीज़ किया जाता है। मीन्स अगला डाटा कब आएगा, तो 6 अगला संडे को आएगा। संडे यानी 30 मई तक का कितना आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करता है, इसका डाटा रिलीज़ करेगा वो। तो देखिए इस दरमियान जो मई 21 तक भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एक वीक बढ़ा 2.9 बिलियन डॉलर बढ़ा है। मीन्स ये 592.8 बिलियन डॉलर को छू दिया। लेकिन यहाँ पर मैं राउंड फिगर ही ले रहा हूँ, 592 बिलियन डॉलर का। तो ये आरबीआई ने डाटा रिलीज़ किया, जिसमें से कि मैं बता दूं कि जो कि इसमें देखिए फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ ऐसा नहीं होता है, फॉरेन एक्सचेंज ही होता है। मीन्स फॉरेन करेंसी ही होता है, जैसे डॉलर, यूरो, युआन, पाउंड, येन, ये सब नहीं होता है। बल्कि ये सब भी होता है, मतलब करेंसी भी होता है, गोल्ड भी होता है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होता है। तो ये 3 चीज़ें होता है। तो उसका अलग अलग पार्टिसिपेशन होता है इसमें। जैसे कि मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा यानी 90% जो अगर कोई किसका सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है तो वो करेंसी का होता है। जैसे डॉलर का, करेंसी में भी 90% डॉलर का होता है, फिर यूरो का होता है, पाउंड का होता है, युआन का होता है, येन का होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, ऐसे। क्योंकि इस चीज़ की मांग हरदम डिमांड रहती है मार्केट में। तो देखिए इसमें हमारा जो करेंसी वाला जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 1.6 बिलियन डॉलर बढ़ा, और जो गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व, वो 1.2 बिलियन डॉलर बढ़ा। ठीक है ना। और ये ऐसा क्यों हुआ, हमारी इकॉनमी जो है वो 40 ईयर्स के एकदम लोएस्ट पॉइंट पर है। मतलब 40 साल में सबसे कम इकॉनमी है, यानी 2020 में भी हमने निगेटिव ग्रोथ दिखाया। अब ऐसा लग रहा है कि 2021 में भी, ऐसा कि हर एक स्टेट में लॉकडाउन लगा है। तो हर एक स्टेट में भी जैसा कि लॉकडाउन लगा है तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो बंद है। तो ऐसा लग रहा है कि 2021 में भी हम निगेटिव ग्रोथ ही दिखाएंगे, यानी हमारी इकॉनमी निगेटिव ही जाएगी लगातार 2 साल में। यानी हम पूरी तरीक़ा से हम ग्रेट डिप्रेशन में फंस चुके हैं। तो यहाँ पर इसके बावजूद हमारा जो आरबीआई है वो डाटा रिलीज कर रहा है कि उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों है, देखिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंपोर्ट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रहेगा तो हम कुछ इंपोर्ट करेंगे, तो ना हमारे देश में कुछ डिमांड रहेगी। तो डिमांड है नहीं, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि इस बीच काफ़ी स्टील कंपनीज काम कर रही हैं, फर्टिलाइजर कंपनी काम कर रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का अच्छा खासा वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमा रहे हैं, जो डॉलर कमा रहे हैं, वहीं हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ा रहा है। उससे हम सरप्लस में, करंट अकाउंट सरप्लस में है। हम समझ में आया। तो यही आरबीआई बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब देखिए फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि हम बहुत ही अच्छे इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, नहीं। देखिए हमारा जो फॉरेक्स जो रिजर्व है वो हमको 1 साल 2 साल तक बैकअप दे सकता है। अगर पूरी दुनिया में अगर ट्रेड बंद हो जाए तो भी हमको बैकअप देगा, जिससे कि हम अच्छा खासा अपना देश चला सकते हैं। लेकिन देखिए उसी पर हम डिपेंडेंट रहें, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स एक्सचेंज में 3 चीज़ का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है। पहला होता है करेंसी, दूसरा होता है गोल्ड रिजर्व,
और तीसरा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म इसका देखते हैं SDR इसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 90% पार्टिसिपेशन होता है करेंसी का, और करेंसी में भी 90% होता है डॉलर का, उसके बाद यूरो का, फिर पाउंड का, फिर जापानीज येन का, फिर चाइनीज युआन का, युआन को रेनमिनबी भी कहा जाता है, फिर से गोल्ड का। गोल्ड पर तो हमेशा से, गोल्ड पर तो हजारों साल से लोग भरोसा करते हैं, इसलिए हमारी RBI भी गोल्ड खरीदती है और स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी खरीदती है। तो मैं बता दूं RBI के, जैसे कि आपको पता है कि ये गवर्नर होते हैं जिनका 3 साल का टेन्योर होता है, जो कि अभी शक्तिकांत दास जी हैं। लेकिन देखिए RBI में डिप्टी गवर्नर भी होता है लोग, और ये 4 गवर्नर होते हैं, जैसे कि अभी हैं रविशंकर जी, M राजेश्वर राव जी, MD पत्रा जी और MK जैन जी। तो इन लोगों का ये टेन्योर है, इनका 2021 इन तक है, 2021 से हैं, इनका 2020 से हैं, ये 2020 में इनका किया गया है, 2018 तक है। तो इनको आप 3-3 साल जोड़ लीजिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको एक्सटेंशन दे सकती है, गवर्नमेंट ना चाहे तो इनको एक्सटेंशन नहीं दे सकती। हालांकि मैं बता दूं तो पिछले 2016-17 के बाद जब से नोटबंदी हुई, उसके बाद से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब अनप्रिडिक्टेबल तौर पर पूरी तरीके से अपने देश की इकोनॉमिक सिस्टम को चलाना चाहती है, बिल्कुल भी वो मार्केट को समझ नहीं रही है। इसी कारण अगर बेहतरीन इकोनॉमिस्ट की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बीजेपी में हैं, इसके बावजूद बीजेपी की इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। विमलाचार्य भी डिप्टी गवर्नर थे, वो भी रिज़ाइन दे दिए। रघुराम जी राजन जो उनको भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया, वो भी बोले थे कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो अच्छा नहीं है। उर्जित आर पटेल ने को भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो ये काफ़ी मतलब भंवर में हमारा देश इकोनॉमिक सिस्टम फंस चुका है। तो हालांकि मैं बता दूं आपको मन में होगा ही कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसी के पास है तो चाइना के पास है। चाइना के पास 3 ट्रिलियन है, मतलब 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, यानी 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। इसी कारण वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बेल्ट एंड रोड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कई सारे देश को अगर चाहिए लोन तो वो दे रहा है और डेब्ट ट्रैप में फंसा दे रहा है। तो उसके पास 3.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,330 बिलियन डॉलर है। जापान के पास देखिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। स्विट्जरलैंड के पास 1.05 ट्रिलियन है यानी 1,052 बिलियन डॉलर है। फिर रशिया देखिए, रशिया के पास 600 बिलियन डॉलर का है और इंडिया के पास 592 बिलियन डॉलर का है। तो इसके बाद मैं बता दूं अगर छठे नंबर पर आपको इच्छा हो तो ताइवान है। ताइवान बहुत छोटा देश है लेकिन उसका फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही मैग्निफिसेंट है, इम्प्रेसिव है। फिर से हांगकांग का आता है, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया का आता है। तो ये सब जो भी कंट्री, इसलिए अब आपको लगेगा कि यहाँ पर यूएस क्यों नहीं, यूएस के पास फॉरेक्स रिजर्व क्यों नहीं है, और चाइना के पास है, जापान के पास, स्विट्जरलैंड, रशिया और इंडिया, लेकिन यूएस क्यों नहीं। देखिए सारी जो कंट्री है वो फॉरेक्स रिजर्व में किस चीज़ को रखती है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पार्टिसिपेशन होता है, तो होता है डॉलर का। तो डॉलर किसकी ऑफिशियल करेंसी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के। तो यूनाइटेड स्टेट्स को उसको स्टोरेज करने की क्या ज़रूरत है, उसकी तो खुद की करेंसी है, उसे वो जब चाहे तब प्रिंट कर सकता है, इसीलिए उसके पास नहीं है फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व। तो इसलिए उसकी डॉलर, भाई उसकी करेंसी कितनी ज़्यादा डिमांड है कि उसका करेंसी लोग हर कंट्री रखता है, तो भाई वो क्यों रखेगा। उसका तो जो फेड होगा, फेडरल रिजर्व होगा, वो उसके पास तो पहले ही से ही होगा, वो जब चाहे तब उसको प्रिंट कर सकता है। तो खैर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।